डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप उस चैनल पे पहुंचे हैं और पर्टिकुलरली उस सीरीज पे, उस चैनल के, जहां पे कि आपको पेपर वन उस तरह से समझाया जाएगा जो मेरा दावा है आपने अभी तक नहीं देखा होगा, और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत इफेक्टिव वे में, बिना लाग लपेट के इधर उधर के बातों के। अनफॉर्चुनेटली आप कई जगह ऐसे गए होंगे जहां आपको परेशानी हुई होगी ब्लाह ब्लाह के चलते। मैंने भी एक दो वीडियो देख के सोचा। एनीवेज, आज हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन लॉजिक, जो सबसे डिफिकल्ट हो सकता है कई कई स्टूडेंट के लिए। उसका कारण भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उसकी पार्ट वन कई पार्ट्स में बिफोर 11th मैं कोशिश करूंगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, इस तरह से कि आप बिना किसी किताब को पढ़े हुए कम से कम 70-80% जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हल कर सके। वैसे इंडियन लॉजिक में थोड़ा वो मुश्किल हो सकता है। चलिए हम और आप दोनों मिल के कोशिश करते हैं, ये केवल मेरा प्रयास नहीं है। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं 2021 और 2020 के पेपर को इस तरह से एनालाइज करने की कि उसके थ्रू ही नॉलेज लें, बिना किसी किताब को पढ़े हुए केवल क्वेश्चन को देखें और फिर सोचें कि इससे क्या नॉलेज ले सकते हैं थोड़ी बहुत रिसोर्सेज को देख करके। सो लेट अस बिगिन दिस इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन लॉजिक पार्ट 1। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, सिलेबस को बहुत गौर से देखिए। एक बात मैं और बोलूंगा इस सिलेबस के साथ, वैसे देखने में तो आपको लगेगा कि यहां पे आके इंडियन लॉजिक शुरू होता है, इतना दूर, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप देखेंगे अभी 15 क्वेश्चन, हर वर्ष जो है 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है आउट ऑफ 50। और क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे इससे रहते हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे पिछले 3 सालों का तो मैं आपको दिखा रहा हूं, 2021 का 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 2020 का 1। तो यदि ऐसा है तो आपको उसी ढंग से पढ़ाई भी करनी चाहिए कि इसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, इंडियन लॉजिक को ज्यादा पढ़ना चाहिए। जो लॉजिकल रीजनिंग पार्ट है उसको कम भी कर सकते हैं आप। ये जो पूरा सीरीज है वो मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वैसे भी आपको जीवन में ये टर्म काफी काम आएगा। इसका मीनिंग होता है लर्निंग फ्रॉम सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा है, रिवर्स इंजीनियरिंग समझिए कि मान लीजिए ब्राजील में कोई पब्लिक वेलफेयर की बोन्सा फैमिलिया, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर की स्कीम, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको मान लीजिए कि लागू करना चाहती है, तो वहां उसको देख करके कैसे हुआ सारे प्रोसेसेस एंड ऑल, और उसको यहां लाके एक तरह से कॉपी पेस्ट हम करते हैं, उसकी लर्निंग से हम समझते हैं। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अपने यहां भी उस स्कीम को लागू करते हैं अपने अलग नाम से। वो फिल्म में होता है, गानों को आप देखिए कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे अरेबियन गाने को जो है इंडियन गानों में कितना हिट बना दिया जाता है। सेम कोशिश मैं कर रहा हूं इंस्टीड ऑफ फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता है कि पहले आप क्या कीजिए, पूरे टेक्स्ट बुक को पढ़िए ढेर सारा और सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर जाइए पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। रिवर्स इंजीनियरिंग होता है किताब मत पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन उठाइए पास्ट ईयर के, और उसमें भी सबसे पहले 2021 के, 2020 के, और उसके थ्रू जो है अपना नॉलेज को बिल्ड कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपके साथ मिलकर, याद रखिएगा यह मेरा आपका प्रयास है, केवल मेरा नहीं। आइए अब नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन को देखते हैं। सीधा क्वेश्चन, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कोई किताब खास नहीं पढ़ी है, और कैसे हम नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन फिर सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्वेश्चन आप जानते हैं, एक ऑप्शन होता है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बी होता है एक सही दूसरा गलत, लाइक दैट। दोनों गलत भी हो सकते हैं इसमें। स्टेटमेंट 1 कहता है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी एन आर्ग्यूमेंट प्रोसीड ओनली ऑन दोज इशू दैट आर कंप्लीटली अननोन। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। पहले बताइए, कोई लॉजिक एज सच, मतलब कोई लॉजिक का नहीं, लॉजिक तो चाहिए लेकिन किसी पर्टिकुलर लॉजिक का नहीं, जनरल लॉजिक, जनरल कॉमन सेंस। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, अब न्याय फिलॉसफी आपके लिए नया टर्म होगा, हम लोग देखेंगे। एन आर्गुमेंट प्रोसीड्स ओनली ऑन दोज इश्यूज दैट आर कंप्लीटली अननोन। मतलब जो बहस होती है वो उसी टॉपिक पे हो सकती है जो कि बिल्कुल हम लोगों को एकदम पता नहीं हो। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी मतलब जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो।
स्टेटमेंट 2 कहता है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी एन आर्गुमेंट डज नॉट प्रोसीड ऑन दोज इश्यूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड। स्टेटमेंट 2 कहता है अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी, अगेन न्याय फिलॉसफी, एन आर्गुमेंट डज नॉट प्रोसीड ऑन दोज इश्यूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड। अब आप देखिए कॉमन सेंस से आप क्या जानते हैं, जिस इशू के बारे में कोई भी मतलब कि नॉलेज नहीं हो, कुछ भी पता नहीं हो, क्या उस पर कोई बहस करने से, हवा में बहस करने से कोई मतलब है? कोई भी फिलॉसफी बोलेगा कि उस इशू पे बहस करो जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू ऑन ओनली, इसमें ये भी लिखा, देखिए एक बहुत हार्ड वर्ड है ओनली, मतलब और किसी इशू पे आर्गुमेंट नहीं मत करो, केवल उस पे करो जो कि कंप्लीटली अननोन है। ऐसा नहीं होता है, जिसके बारे में देखिए आर्गुमेंट वैसे ही इशू पे होता है जिसके बारे में थोड़ा नोन है, थोड़ा अननोन है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तभी आर्गुमेंट बहुत हीटेड होती है। ओनली तो बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स है, ये बिना जाने हुए कि न्याय फिलॉसफी में है या नहीं है। और ये बात जो है कि अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी एन आर्गुमेंट डज नॉट प्रोसीड ऑन दीज इश्यूज दैट आर वेल एस्टैब्लिश्ड, ये जो है बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस है, क्योंकि जो एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड है, मान लीजिए कि अर्थ जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है कि राउंड है, तो क्या इस पे दो आदमी मिलके बहस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे लॉजिकली कि गोल है या नहीं है? तो इसलिए ये बिल्कुल सही लगता है कि जो वेल एस्टैब्लिश है, प्रूव्ड है, उस पे कोई बहस नहीं होती है, इसीलिए डज नॉट प्रोसीड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपने इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया बिना किसी इसके कि ये न्याय फिलॉसफी क्या है उसके बारे में जाने हुए। अब यहां पे जो है हम लोग थोड़ा इंडियन, चूंकि न्याय फिलॉसफी की बात है, चलिए इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दो होते हैं, एक आस्तिक और नास्तिक। इसका आस्तिक नास्तिक से कोई नाता मत लीजिएगा कि कोई भगवान में मानता है, नहीं, ये चूंकि आप उसको ऐसे मानिए, ब्राह्मणिकल एंड शर्मनिक। मैंने आपको पढ़ाया है, जो ब्राह्मणिकल होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है, जो वेदास एंड अदर्स को जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसमें जो है जो फिलोसफिकल स्कूल आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय। न्याय का मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, तर्क आधारित बातें जो है न्याय है, तो तार्किक, लॉजिक, तर्कशास्त्र। वैशिष्टिका आती है, देन संख्या आता है, योगा, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांता भी बोलते हैं। आगे और भी इस पे चर्चा करेंगे, इसलिए इसको हम फास्ट अभी कर रहे हैं, जस्ट इसके आगे करेंगे। जो अनऑर्थोडॉक्स स्कूल है, हेट्रोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं या श्रमणिक स्कूल कह सकते हैं, उसमें बुद्धिज्म, जैनिक और चारवाक भी आता है। चारवाक, ये तीन इसमें आते हैं। न्याय स्कूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तर्क शास्त्र है। तो जो लॉजिक है, इंडियन लॉजिक जब हम बोलते हैं, तो न्याय काफी ज्यादा, मतलब न्याय ही उसी के बेस, उसी फिलॉसफी को ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। गौतमा सेज, गौतम बुद्ध से मत कंफ्यूज होएगा, गौतम ने इसको किया था। एंड इसके अनुसार से, न्याय स्कूल के अनुसार से, जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, अभी हम एपिस्टेमोलॉजी की बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, कंपैरिजन है, इंप्लीकेशन, वर्बल टेस्टिमनी, ये सबको अभी आगे देखेंगे, इसलिए अभी यहां पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इस नेक्स्ट स्लाइड में अभी रोक के क्वेश्चन हम लोग इन दोनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब आइए, यहां पे जो मैंने दिया है 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वो आस्तिक सिस्टम, जो मैंने कहा हिंदू, इसको हिंदू या ब्राह्मणिकल सिस्टम आप समझ सकते हैं, उसके जो फिलॉसफी हैं, उसमें सबसे पहले आता है न्याय। जो फाउंडर, यहां पे मैंने टेबल बना दिया है, फाउंडर, अदर ये सब पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप मत समझिए इससे कोई क्वेश्चन बनेगा, बट आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। क्या पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा, यहां पे आकर के पूछना शुरू हो जाता है। न्याय के फाउंडर गौतम है। इसमें ये बेसिकली जो है तर्कशास्त्र है, जो मैंने बोला लॉजिक, इसलिए इंडियन लॉजिक जब हम कहते हैं तो काफी ज्यादा न्याय से ये आता है। वैशेषिका जो है, जिसका मीनिंग एक तरह समझिए कि विशिष्ट होता है, मतलब कि पर्टिकुलरिज्म कह लीजिए। ये कनाद ऋषि जो हैं उन्होंने दिया था, कनाद जिन्होंने की एटम की भी खोज की थी, तो उनका सब कुछ एटोमिस्टिक आता है, एटोमिस्टिक प्लूरलिज्म जिसको कह सकते हैं कि सभी कुछ एटम से बना है, लेकिन डिफरेंट वे में वो मैनिफेस्ट होता है। वैशेषिका है, नेचुरलिज्म में बिलीव करता है, ऑफकोर्स चूंकि एटम से है तो नेचर और नेचुरलिज्म बिलीव करता है। मेटाफिजिकल काफी ज्यादा है, किसी चीज की प्रकृति कैसी है, आप याद कीजिए एरिस्टोटल का जो कॉज है, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, उस टाइप की बातें ये करते हैं। और ये जो है न्याय के साथ एक पेयरिंग बनाते हैं, न्याय वैशेषिका, मतलब काफी दोनों मिल गया है, न्याय में एक तरह समाहित हो गया है न्याय वैशेषिका। देन संख्या जो है वो कपिल मुनि, कपिल कनाद हम लोग हमेशा याद करते हैं, कपिल मुनि का है।
ये ड्यूअलिज्म पे विश्वास करते हैं। ड्यूअलिज्म मतलब कि माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म जिसको कहते हैं, उस टाइप का पुरुष प्रकृति ड्यूअलिज्म। अब पुरुष प्रकृति आप नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, मैं यहां आपको बता रही हूं। पुरुष मतलब कॉन्सियसनेस होता है, और प्रकृति आपका जो जिसको रजस तमस सत्य गुण कहते हैं, वो है गुण और कॉन्सियसनेस का मिलन। तो उस तरह की बात ये ड्यूअलिज्म करता है। योगा आप जानते हैं, योगा सिद्धा एंड अदर। तो योगा जो है पतंजलि इसको माना जाता है, जिन्होंने योग सूत्र लिखा था, ये भी ड्यूअलिज्म में बिलीव करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रैशनलिस्ट है, प्लेटो की तरह, जो ट्रांसडेंटल नॉलेज पे बिलीव करता है, प्योर रीजन पे। यहां भी पुरुष प्रकृति की बात आती है, वेरी सिमिलर टू सांख्या है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है, मीमांसा का मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, रिफ्लेक्शन या क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा। ये दोनों वेद पे बेस हैं। जो पहले पूर्व वैदिक हैं वो पूर्व मीमांसा है, जो उत्तर वैदिक हैं, जो वेद का अंत जहां पे होता है वो वैदांतिक है। चूंकि पूर्व मीमांसा जो है पहले वेद पे है, ऋग्वेद, वो काफी ज्यादा कर्मकांडी है, रिचुअलिस्टिक। किस तरह से किसी चीज को करने से जो है क्या होता है, कैसे बोलने से, उच्चारण से क्या होता है, ये अर्ली वैदिक जो थॉट है उसका इंटरप्रिटेशन है। इसमें धर्म का काफी ज्यादा रोल है, मतलब सभी कुछ अपने धर्म से चलता है, गुण धर्म से, और कैसे जो है धर्म का फॉलो करके जीवन को जिया जाए। और वेदांतिक आप जानते हैं उपनिषद पे आधारित है। इसमें मोनोइज्म होता है, अद्वैतवाद है जनरली, वैसे इसमें भी ड्यूअलिज्म है, लेकिन मेन इसका जो है अद्वैतवाद है। मतलब आत्मा और जो ब्राह्मण या परमात्मा दोनों एक हैं, हम उसी के कण हैं, और उसमें हम जब समाहित हो जाते हैं तो हमारा मुक्ति मिल जाती है, ट्रांसडेंटल या इमेंसिपेशन कह लीजिए, ट्रांसडेंटल क्रिएटर के साथ जो क्रिएटेड है उसका मिलन। हम उसी के पार्ट है, आत्मा और परमात्मा सेम है। और इसमें जो है इसमें जो रोल है इसको ओरिजिन तो क्या कहे, लेकिन शंकराचार्य, रामानुजम, भासव, ये सब का रोल इसमें है। जो अनऑर्थोडॉक्स है, जिसको नास्तिक कहते हैं, लेकिन अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि आप इसको हेट्रोडॉक्स कह सकते हैं या श्रमणी कह सकते हैं, उसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक की आती है। चारवाक की हम लोगों ने काफी पढ़ा है, आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेद। ये बेसिकली इंडिया का मार्क्सिज्म कर लीजिए, मेटेरियलिज्म। सब कुछ मेटेरियलिस्ट है, कुछ भी नहीं है आत्मा, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, सब बॉडी है, सब जो है हॉब्स को याद कीजिए, उस टाइप की बात है। और हेडोनिज्म है इसमें, जो बैंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, मतलब खाओ पियो मस्त रहो, जीवन का एम केवल खुश रहना है, हैप्पीनेस है, और कुछ भी नहीं है। कोई परमात्मा, कोई परलोक, ट्रांसडेंटल कुछ भी नहीं है, कोई धर्म, कोई नीति, कुछ नहीं है। ये जो है चारवाक का है। और इसके लिए जो सोर्स, मैं सब में कुछ सोर्स बताऊंगा, जो आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए वो इग्नू की मटेरियल जो यहां मिल रही है उसको पढ़ लीजिएगा, ये सबसे अच्छा है। कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको खुल जाएगा। तो ये एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो 6 स्कूल है इंडियन फिलॉसफी का, ये और उसका जो इसेंशियल जो इसेंस है, जो यहां मैंने दिया है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जरूर जान लीजिए। मोस्ट ऑफ द जो आपको पूछा जाता है वो न्याय के तर्क शास्त्र से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत देखेंगे आपकी अदर से भी कुछ कुछ पूछा जाता है, खासकर चारवाक से और वैशेषिक से थोड़ी बहुत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इपिस्टिमोलॉजी पे। देखिए, इपिस्टिमोलॉजी मैंने बहुत बार आपको बताया होता क्या है, ये साइंस ऑफ नॉलेज है। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, नॉलेज का साइंस। यहां पे ये नहीं आ रहा है कि आप वो नॉलेज ज्योग्राफी का ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का ले रहे हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ले रहे हैं। नॉलेज गेन करने का प्रोसेस डियर स्टूडेंट सेम है। जैसे नॉलेज गेन करने की जो साइंस है यहां है, और नॉलेज जो सब्जेक्ट नॉलेज यहां है वो नीचे, उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अभी आप भूल जाइए कि आप किस सब्जेक्ट का नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन नॉलेज को प्राप्त करने का क्या साइंस है, इसको कहते हैं साइंस ऑफ नॉलेज। अब हमारे इंडियन लॉजिक के अनुसार जो नॉलेज प्राप्त करने के जो सोर्सेज हैं या जो तरीके हैं, वो इसमें से 5 हैं। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो हमारे जो 6 अभी आपने देखा, मैंने यहां दे दिया है, मतलब इसमें कि कौन किसको नहीं मानता है, ये थोड़ा सा ये पूछा जाता है, जान लीजिएगा। मतलब कुछ जो स्कूल ऑफ लॉजिक है, ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो इसमें से कुछ को नहीं मानते, वो यहां पे ध्यान दीजिएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जनरली सब मानते हैं। जैसे पहला जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जिसके थ्रू हम नॉलेज लेते हैं, हम लोग सब जीवन में हमेशा करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, वो है प्रत्यक्ष या परसेप्शन। अब दोनों में हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे तो आपको प्रत्यक्ष का कोई उल्टा, प्रत्यक्ष का इंग्लिश परसेप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका जो भी कह लीजिए इंग्लिश में अनुवाद, प्रत्यक्ष जो है बहुत सही है, परसेप्शन वर्ड गलत है, लेकिन प्रत्यक्ष या परसेप्शन कह लीजिए, वो है जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, मतलब ये कहने का, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके हाथ में कंगन है तो आपको क्या मिरर चाहिए देखने के लिए कंगन है, इसको कहते हैं
प्रत्यक्ष मतलब कि जब हम किसी चीज का नॉलेज डायरेक्ट अपने सेंस एक्सपीरियंस से लेते हैं, इंपेरिसिज्म, डेविड ह्यूम याद कीजिए, तो वो प्रत्यक्ष है। सीधा हम अपने आंख से देख के, छू के और चेक करके जब लेते हैं, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है? ये नॉलेज जो है परसेप्शन है। और इसको सभी जो है, सभी ऑर्थोडॉक्स जितने भी स्कूल हैं, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, हेट्रोडॉक्स है, मैंने ऑर्थोडॉक्स लिखा है, आप हेट्रोडॉक्स भी कर सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब इसको मानते हैं। अब आइए इन्फरेंस। इन्फरेंस बड़ा मजेदार है। इन्फरेंस वही है जो लॉजिक से आता है, मतलब आपको दो स्टेटमेंट लिखा रहता है, दो, उसको प्रेमिसेस कहते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट उसको प्रूव करता है। जैसे कि जहां भी आग, मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, उसका लिखा रहेगा दैट हिल हैज स्मोक, देयरफॉर दैट हिल हैज फायर। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है, जहां पे कि हम पहले के कुछ नॉलेज के बेसिस पे नॉलेज को एक तरह से इन्फर करते हैं, एक तरह से अनुमान लगाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं है, आप याद कीजिए। आप ये जो कहते हैं कि जहां पे स्मोक होता है वहां फायर होता है, ये आपका पूर्व का नॉलेज है, और उससे आप निकालते हैं कि उस हिल पे फायर होगा क्योंकि उस हिल पे स्मोक दिख रहा है, उस पहाड़ी पे स्मोक दिख रहा है। तो इस टाइप की बातें जो हैं वो इन्फरेंस है, मतलब यू डेराइव द कंक्लूजन फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन और प्रायर नॉलेज। तो इसको जो है, इसको भी सभी जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है वो तो इसको फॉलो करते हैं, इन्फरेंस को सभी। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स में देखेंगे तो चारवाक जो है इसको फॉलो नहीं करता। चारवाक स्कूल जो है वो कहता है नो नो, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं, केवल हम परसेप्शन पे जाएंगे, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, कई जगह पूछा जाता है कि चारवाक किसको नहीं मानते, तो इन्फ्लुएंस को भी नहीं मानते वो। दूसरा, तीसरा नॉलेज है, नॉलेज का सोर्स है कंपैरिजन। ये हम लोग डे नाइट करते हैं, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसको आप कहते हैं, वहां पे नॉलेज जो है फ्रॉम सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट। जैसे किसी ने मान लीजिए कि चूहा नहीं देखा है, तो सॉरी, उस गिलहरी नहीं उसने देखा है लेकिन चूहा देखा है, तो आप उसको नॉलेज देंगे कि वो चूहे जैसा ही होता है, लेकिन उसकी पूंछ बड़ी लंबी लंबी होती है और थोड़ा उसमें बाल ज्यादा होता है, उस पर कुछ चितकबरे होते हैं, बहुत तेजी से दौड़ता है, पेड़ के नीचे आसपास घूमता रहता है। तो इस तरह जब वो कोई गिलहरी को देखेगा तो वो उससे याद करके वो नॉलेज ले लेगा। इसको उपमान बोलते हैं। देन इंप्लीकेशन, अर्थापित, अर्थापित या अर्थापित्ति भी कई जगह लिखा गया है। तो इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आप सरकमस्टांसियल, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से जो है वो नॉलेज लेते हैं। जैसे कि राम जो है वो कभी दिन में पढ़ता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वो क्लास में फर्स्ट करता है। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, तो आप बोलेंगे वो रात में पढ़ता होगा। तो ये जो आप उसके जो भी परिस्थिति है और जो आपके सामने साक्ष्य है, उसके बेसिस पे जो आप नॉलेज, जबकि आपको बिल्कुल पता नहीं वो रात में पढ़ता है कि नहीं, लेकिन यदि दिन में नहीं पढ़ता और वो फर्स्ट करता है क्लास में, तो जरूर रात में पढ़ता होगा। तो इस तरह का नॉलेज जो है वो अर्थापित है या इंप्लीकेशन है। इसको यदि आप देखेंगे तो इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय सांख्या, योगा, वैशेषिका, लोकायुक्ता, ये सब, लोकायुक्ता जो है या चारवाक कह लीजिए, ये सब नहीं जो है ये एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से कंपैरिजन भी बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टेड संख्या, योगा, वैशेषिका, लोका। तो ये दोनों जो है कंपैरिजन, इंप्लीकेशन, बहुत सारे स्कूल इसको नहीं करते हैं, याद रखिएगा। वर्बल टेस्टिमनी क्या होता है? किसी महान विद्वान ने यदि कहा है, और सबसे तो गॉड ने कहा है, गॉड जो कहा है वो वेद है, तो वेद तो इनफैलेबल है। जो भी वेद में लिखा गया है, लिखा क्या, सुना, वेद कभी लिखा नहीं गया, भगवान की वाणी है जो कि ऋषि मुनि ने सुना है, वो श्रोति है, सुना गया, तो वो तो बिल्कुल इनफैलेबल है, तो वो नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है। लेकिन उसी तरह से कोई महान ज्ञानी है तो उसकी बात भी जो है वो नॉलेज है, ये टेस्टिमनी है। कोई यदि महान, जैसे इसको आप बहुत डे टू डे ले सकते हैं, मतलब एक मछुआरा है जो उस नदी के किनारे है, जहां वो डे टू डे उसमें जाल बिछाता है, मछली मारता है, और आपको उस नदी को पार करना है, तो आप उस मछुआरे से कुछ पूछते हैं और आपको वो ज्ञान देता है, वो भी टेस्टिमनी शब्द हो जाता है। मतलब कि आप उसको जो है ज्ञान मान सकते हैं यदि वो नॉलेजेबल है, तो नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा कहा गया। तो ये जो 5 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापित शब्द, या परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन, इंप्लीकेशन, वर्बल टेस्टिमनी। जो वर्बल टेस्टिमनी है ये भी एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑर्थोडॉक्स स्कूल एक्सेप्ट वैशेषिका। वैशेषिका इसको नहीं मानता है। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि चारवाक या लोकायुता जिसको भी कहते हैं, वो तो केवल परसेप्शन को मानता है, प्रत्यक्ष को, और किसी को नहीं मानता। बाकी 3 स्कूल जो संख्या, योगा, वैशेषिका है, ये तीनों कंपैरिजन, इंप्लीकेशन इसको नहीं मानते हैं, और वैशेषिका तो वर्बल टेस्टिमनी को भी नहीं मानता, और लेकिन प्रत्यक्ष को सभी मानते हैं, और इन्फ्रेंस को भी सभी ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, केवल लोकायुता या चारवाक नहीं मानते हैं।
अब एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं, उसको अनुपलब्धि बोलते हैं, नॉन अपीयरेंस, मतलब किसी कोई चीज नहीं है तो उसको भी, मतलब उससे भी, जबकि आप सेंस एक्सपीरियंस है तो कैसे जानेंगे, नहीं है तो कैसे जानेंगे, क्योंकि आप तो सेंस एक्सपीरियंस से उस ऑब्जेक्ट का टकराव हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको सिक्स सोर्स ऑफ नॉलेज भी कुछ स्कूल मानते हैं, जैसे भट्ट मीमांसका एंड अद्वैत वेदांतिक मानते हैं। चलिए, और इसको यदि पढ़ना हो तो आप इस सोर्स से पढ़ें जो मैंने आपको ई ज्ञान कोर्स का दे दिया है। आई होप कि ये जो दो स्लाइड था, हमने एक क्वेश्चन से पकड़ा, ये नॉलेज आपको कई क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। लेट अस मूव अहेड। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विथ रेफरेंस टू न्याय फिलॉसफी। अब तो आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, न्याय फिलॉसफी वन ऑफ द 6 फिलॉसफी है, जो आस्तिक स्कूल, जिसको कि ब्राह्मणिकल हिंदू स्कूल आप कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The linga or the middle term is not the karana or operative cause of the inference. अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो ह्यूजली कंफ्यूज करेंगे, मुझे पता है, लेकिन यदि यहां आप आइए, द मिडिल टर्म कैन लीड टू द कंक्लूजन अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ व्याप्ति और द यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन इट एंड मेजर टर्म। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज क्या है कि न्याय फिलॉसफी जो तर्क शास्त्र है, उसमें जो है सैलोगिज्म होती है। मैंने आपको कहा ना कि दो स्टेटमेंट है और तीसरा स्टेटमेंट उसको कंक्लूड करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इन्फरेंस का, ये इन्फरेंस से निकालते हैं हम पहले के नॉलेज के बेसिस पे, उसको सैलोगिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में सैलोगिज्म कहते हैं, और ये एरिस्टोटल ने इसको शुरू किया था। जैसे फॉर एग्जांपल, अब उसके कुछ टर्म आपको जो है सीखने पड़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें पहला जो प्रेमिसेज है उसको मेजर प्रेमिस बोलते हैं। ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर, मतलब जिसमें भी स्मोक होता है वहां फायर होता है। ये हमारा प्रायर नॉलेज है, एक डिक्लेरेशन है, लेकिन अभी हम प्रूव नहीं किए किसी चीज को, एक व्यापक रिलेशन को हमने बता दिया, ये प्रूव्ड है। मान लीजिए माइनर प्रेमिसेज है कि दिस हिल हैज स्मोक, एक पहाड़ी है वहां हम देख रहे हैं स्मोक। तो इन दोनों मेजर माइनर प्रेमिसेज से हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, देयरफॉर दिस हिल हैज फायर। हमने नॉलेज गेन किया कि उस हिल में फायर है, क्योंकि जहां पे स्मोक होता है वहां फायर होता है। उस हिल पे जो है स्मोक है, धुआं है, इसका मतलब उस हिल पे फायर है। अब यहां पे देखिए, मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस, कंक्लूजन। अब मेजर प्रेमिसेस का जो प्रेडिकेट होता है, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता है, इसमें सब्जेक्ट है ऑल थिंग्स, प्रेडिकेट है फायर, हैव फायर, मतलब जिसके बारे में कहा जाए प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक जो है सब्जेक्ट है। तो जो प्रेडिकेट होता है, मतलब लेटर पार्ट जो सब्जेक्ट नहीं है मेजर प्रेमिसेस का, उसको हम मेजर टर्म बोलते हैं, याद रखिए। मतलब मेजर प्रेमिसेस का जो प्रेडिकेट है, ध्यान रखिएगा, नॉट सब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं मेजर टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं साध्य, साध्य। देन जो माइनर टर्म का जो सब्जेक्ट है, हिल, दिस हिल, हिल सब्जेक्ट है, उसको हम कहते हैं माइनर टर्म, पक्ष, मतलब हिंदी में पक्ष बोलते हैं, हिल है यहां सब्जेक्ट ऑफ द माइनर टर्म, यहां लिखा हुआ भी है। और मिडिल टर्म उसको कहते हैं जो दोनों में कॉमन है, स्मोक। और यही वो स्मोक ही वो लिंग या वो मार्क, वो चिन्ह है, या वो एक तरह का रीजन है, हेतु है, जिससे कि हम इसको प्रूव कर रहे हैं। बेसिकली स्मोक ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, जो दोनों को जोड़ता भी, और वही मार्क है इस पे फायर के साथ में उसका एक रिलेशन है, व्यापक रिलेशन स्मोक और फायर का। और यहां वो जो है माइनर में जो है वो इस हिल को एक चिन्ह देता है स्मोक का, उसी से हम प्रूव करते हैं कि इसीलिए दिस हिल हैज फायर। अपने को खुद हटा लेता है जो लिंगा है या जो मिडिल टर्म है, मार्क है, लेकिन वो प्रूव कर देता है। अब दिस हिल हम कहां से लिए? ये लिए हम सब्जेक्ट ऑफ द माइनर, और ये लिए प्रेडिकेट ऑफ द मेजर। मतलब हमने ये सेंटेंस जो लिखा है वो क्या है? ये सेंटेंस है पक्षा साध्या, पक्षा साध्या, ये याद रखिएगा, और यही कंक्लूजन है। तो इसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, आप इस पैटर्न को थोड़ा याद कर लीजिए, 3-4 बार देख लीजिए। अब क्या है कि मिडिल टर्म दोनों में है, देखिए मेजर प्रेमिसेस में भी है जो यहां स्मोक है, और माइनर प्रेमिसेस में है। जो मेजर प्रेमिसेस में जो होता है, जो यहां पे जो होता है स्मोक, जो इसके साथ में मेजर टर्म के साथ में होता है, उसको लिंग परामर्श बोलते हैं। और जो माइनर टर्म में होता है उसको हम पक्षा धर्मिता बोलते हैं। मतलब पक्ष का क्या धर्मिता है? हिल का धर्म है कि वहां स्मोक है, मतलब उससे वो मार्किंग हो रही है, तो पक्षा धर्मिता। ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा कि जो मिडिल टर्म माइनर प्रेमिसेस में होता है वो पक्षा धर्मिता कहलाता है। तो स्मोक यहां पक्षा धर्मिता, क्योंकि ये पक्षा को निरूपित करता है, पक्षा मतलब हिल है। और जो
साध्य के साथ होता है, जो यहां आप देख रहे हैं, उसको लिंगा परामर्श बोलते हैं। अब इतना यदि आप जानते हैं, एक और टर्म को जान लीजिए, व्याप्ति। व्याप्ति जो है एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बोलते हैं। मतलब ऐसा होता ही होता है, मतलब जहां जहां धुआं होगा वहां वहां फायर होगा। मतलब यदि धुआं है तो फायर नहीं होने का कारण ही नहीं है। मतलब ये दोनों में इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है, ये होगा तो वो जरूर होगा, लेकिन उल्टा नहीं होता, याद रखिए। जहां फायर है वहां धुआं नहीं होता। आप रेड हॉट आयरन देखिए, एकदम फायर है लाल, लेकिन कोई धुआं नहीं होगा। बहुत सारे आग में कोई धुआं नहीं होता है। तो इसलिए जहां जहां धुआं है वहां या आग होगा, ये एक व्याप्ति है, मतलब एक यूनिवर्सल रिलेशन है, लेकिन उसका उल्टा जो है कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो व्याप्ति ये है। अब यदि इतना आपने देख लिया, यूनिवर्सल रिलेशन किसके बीच में है? हेतु। हेतु मतलब वही लिंगा, मिडिल टर्म को कहते हैं, एंड द साध्य इज व्याप्ति। तो यहां पे स्मोक और फायर के बीच में जो रिलेशन है वो व्याप्ति है। यदि इतना आप जान लिए तो चौथा स्टेटमेंट को जब देखिए, द मिडिल टर्म कैन लीड टू कंक्लूजन। ऑफ कोर्स मिडिल टर्म से ही हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं, लिंगा से पहुंचते हैं, उसको लिंगा कहते हैं या हेतु कहते हैं, रीजन कहते हैं। रीच टू कंक्लूजन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति यूनिवर्सल रिलेशन बिटवीन दैट मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म। मेजर टर्म है फायर, मिडिल टर्म है स्मोक। इसके बीच में जो यूनिवर्सल रिलेशन है कि जहां जहां स्मोक होता है वहां फायर होता है, उसी से हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं। सो चौथा नंबर सही है। वैसे डियर स्टूडेंट, इसका ऑफिशियल आंसर 1 था, जो कि रॉन्ग है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। चौथा सही है। वैसे भी सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही स्टेटमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए, 2021 का सिर्फ 1 देख रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है, ए फॉर्मल फैलेसी is one that may be identified through mere inspection of the form or structure of an argument. Formal fallacies are found only in deductive argument that have identifiable form. अब यहां पे यदि आपने कोई किताब नहीं पढ़ा या बहुत कम पढ़ा है, तो आपको जानना पड़ेगा कि फैलेसी क्या होता है। और उसके भी 2 प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल फैलेसी के बारे में चूंकि बात है, तो वो क्या होती है? देखिए, फैलेसी जो है एक इलॉजिकल वे ऑफ आर्गुइंग है। मतलब एकदम, जिसको बकवास आर्गुमेंट आप कह सकते हैं, कि बकवास आर्गुमेंट कोई भी हो सकता है। क्योंकि आज जो है, एक गिलहरी को मैंने 3 बार दौड़ते हुए देखा पेड़ के पीछे, इसलिए आज बारिश होगी। ये मतलब मोस्ट एब्सर्ड आर्गुमेंट है। इतना एब्सर्ड नहीं, लेकिन इस तरह का ही एब्सर्ड आर्गुमेंट को फैलेसी कहते हैं। जैसे कि आप बोलो कि प्लीज मेरी बात मान लो कि अर्थ जो है राउंड है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये जिसको बोलते हैं, आप जो है पीटी, दया के बेसिस पे जो है इन्वोकिंग पीटी फॉर आर्गुमेंट। या आप बंदूक किसी को रखो और बोलो कि यदि मेरी बात मान ले कि अर्थ जो है वो गोल नहीं है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, इस टाइप की। या आप ये बोलेंगे कि देखो, अमुक व्यक्ति ने, आप किसी का नाम लेंगे, अशोक कुमार, एक फेमस एक्टर ने ये कहा था कि यदि तुम धूप में छतरी लगाओगे तो तुम्हारी स्किन पे बुरा असर पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि बिना छतरी लगाए हुए चलो। अब ये जो है आप इन्वोक कर रहे हैं एक ऑथोरिटी को, जो कोई इसमें ऑथोरिटी नहीं है। अशोक कुमार का क्या इसमें क्या कोई बहुत बड़ा इसमें कोई क्लेम है कि वो नेचुरोपैथी है इसमें जानता है, लेकिन आप उसको इन्वोक करके कर रहे हैं। सर, फैलेसी है आर्गुमेंट की। तो जो आर्गुमेंट फैलेसियस होता है, त्रुटि होती है, वो फैलेसी, इलॉजिकल वे ऑफ आर्गुइंग कहते हैं। इसका 2 जो तरीका जो होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जो फॉर्मल फैलेसी इसमें होती है, जिसमें केवल हम इस पे नहीं देखते हैं कि वो सच है झूठ है, कंटेंट पे नहीं जाते, उसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। जो अभी आपने देखा, जो 3 स्टेटमेंट ना, जिसको मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस और कंक्लूजन कहते हैं, वो यदि फॉल्टी हो, क्योंकि उसका एकदम एक फिक्स वे है, तो उसको हम फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ये डिडक्टिव भी इसलिए कहलाता है कि जनरली गिवन है आपको नॉलेज। प्रेमिसेस क्या है? गिवन है, कोई इंडक्टिव नहीं है, पहले से दिया हुआ, उसके बेसिस पे आप लेते हैं, इसलिए डिडक्टिव आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में यदि उसके फॉर्म स्ट्रक्चर में कोई एरर हो, जैसे देखिए एग्जांपल, यहां पे आइए, सम मैन आर ग्रीन। यदि इसको वेन डायग्राम से दिखाए, ऑफ कोर्स आगे के वीडियो में हम वेन डायग्राम बताएंगे। यदि मान लीजिए ये मैन है और ये ग्रीन है, तो सम मैन आर ग्रीन, तो आप देख सकते हैं कि कुछ आदमी जो है ग्रीन है, हरा है मान लीजिए। और डेविड इज ए मैन, अब डेविड जो है एक मैन है, तो इसलिए डेविड ग्रीन है। क्या ये कहना सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे गलत है। क्योंकि यहां पे देखिए, बहुत सारे मैन जो है वो ग्रीन नहीं है, ये वाले। मान लीजिए डेविड जो है इसमें फॉल करता है, तो वो ग्रीन नहीं होगा, लेकिन ये कह रहा है डेविड ग्रीन है। तो ये फॉल्टी आर्गुमेंट आपने ड्रॉ किया। यदि यहीं पे ऑल मैन होता, ऐसा होता, तो ऐसा डायग्राम बनता, ये बनता ग्रीन और एक छोटा गोला बनता, वो होता मैन। मतलब कोई भी मैन लीजिएगा ना, तो वो ग्रीन होगा, ऑल मैन आर ग्रीन।
तो यहां मैन आर ग्रीन हो जाता है, और डेविड मैन है, इसके बीच में एक डेविड है, तो वो डेफिनेटली ग्रीन होगा, देयरफॉर डेविड ग्रीन। तो ये होता तब ये सही होता स्ट्रक्चर, लेकिन चूंकि ऐसा है तो ये सही नहीं है। तो इस तरह के फॉलिसी को फॉर्मल फैलेसी बोलते हैं। अब यहां पे लौट के आइए, ए फॉर्मल फैलेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाइड थ्रू मेयर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंट। सही है, बिल्कुल सही है। Formal fallacies are found only in deductive arguments that have identifiable forms. बिल्कुल, ये जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है और उसका एकदम एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, फिक्स फॉर्म होता है, उसी में इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आप इसके थ्रू आपने लर्न क्या किया, फैलेसीज फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसीज जो है वो केवल फॉर्म स्ट्रक्चर का है और जनरली वो डिडक्टिव लॉजिक से आता है। इंडियन लॉजिक में फैलेसीज का को कहते हैं, हम हिंदी में कहते हैं हेत आभास, हेतु आभास, मतलब हेताभाषा, मतलब कि रीजन का रॉन्ग आभास होना जो है फैलेसीज ऑफ इन्फरेंस कह लीजिए होता है। इसके फैलेसीज के बारे में यदि पढ़ना है तो बेस्ट है अगेन ई ज्ञान कोश का ये कॉपी पेस्ट करके देखिए, ये आपको सबसे अच्छा नॉलेज देगा। अब आइए 25 नंबर देखते हैं। अब यहां पे ना फैलेसीज पे यहां 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि फैलेसीज एक फॉर्मल फैलेसीज के बारे में, और 2 क्वेश्चन इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में है। इनफॉर्मल फैलेसी जो है जो फॉर्म या स्ट्रक्चर जो प्रेमिसेस का होता है या आर्गुमेंट का, उस पे नहीं, लेकिन उसके जो कंटेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 3 बार गिलहरी घूमी तो इसीलिए जो है बारिश होगी, सर कोई नाता नहीं है, कहां से आपने किस प्रेमिसेस से क्या ड्रॉ कर लिया। या आपने कहा कि अशोक कुमार ने कहा था छाता लेके मत निकलो, तो उस टाइप के उसको इनफॉर्मल फैलेसीज बोलते हैं। अब यहां देखिए इनफॉर्मल फैलेसी पे पहला क्वेश्चन, फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। अब ये कह रहा है कि वेयर एवर whoever thrust a knife into another person should be arrested, मतलब कोई किसी को चाकू घुसाता है उसके पेट में तो उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जनरली सही है, लेकिन डॉक्टर जो है, सर्जन, वो चाकू घुसाते हैं एक अनदर पर्सन को, पेशेंट को, तो इसीलिए सर्जन जो है उसको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो क्या ये आर्गुमेंट आपको सही लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सर्जन तो ये कौन सा फैलेसी है इसमें से? हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉलिसी ऑफ एक्सीडेंट, रेड हेरिंग, अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, ये चारों को हम लोग समझेंगे। अब चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को होल्ड कर लीजिए और इन चारों को समझिए। सबसे पहले समझिए रेड हेरिंग क्या होता है। रेड हेरिंग होता है एक लॉजिकल फैलेसी है जिसमें आपको ना इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है दे करके जो आर्गुमेंट करने वाला है वो भटका देता है आपको। आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि महंगाई, मान लीजिए किसी नेता से पूछा गया महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो वो शुरू हो जाएंगे, देखिए 8 सालों में इंडिया ने कितना नाम कमाया, हम जो है विश्व की 5वीं ऐसी बड़ी इकोनॉमी हो गए, हमने बहुत विकास किया, इतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। वो कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देके इतना ब्ला ब्ला कर देगा, कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया ये वो, लेकिन वो आर्गुमेंट अपनी नहीं करेंगे कि महंगाई क्यों ज्यादा है। तो इसको रेड हेरिंग कहते हैं, मतलब कोई इधर उधर की बात कह के जब आप भटका देते हैं, टू द पॉइंट आप नहीं रहते, उस पर आप आर्गुमेंट ही नहीं करें जो आपसे आर्गुमेंट किया गया है, तो रेड हेरिंग होता है। अब आइए अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। वही अशोक कुमार, एक फेमस एक्टर, ने कहा कि छाता लेके बिल्कुल धूप में मत निकलना, उससे स्किन खराब होता है, बिल्कुल धूप में जाओ अच्छा रहेगा। इस तरह की आर्गुमेंट जो है अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, वो कौन से अथॉरिटी है जिसको कि आपने इन्वोक कर दिया, उसके शब्द को ले लिया कि उन्होंने जो कहा वही जो है इनफेलेबल है। अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी भूल नहीं सकते हैं आप। देन है हैस्टी जनरलाइजेशन। उसके पहले आइए फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, जो ये है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट को कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन। मतलब ये होता है कि इसमें एक जनरल स्टेटमेंट को के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट को सही मानने लगते हैं और एक्सेप्शन को भूल जाते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट यहां पे है कि कोई भी यदि किसी के पेट में छुरा घोंपता है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जनरल स्टेटमेंट है, सही है, लेकिन इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। सर्जन जो है, डॉक्टर जो है, उसको छुरा घोंपना पड़ सकता है, भलाई के लिए घोंपना पड़ सकता है। आपने उस एक्सेप्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसको फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। वही यहां पे की गई है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट की गई। आपने एक्सेप्शन को आपने ध्यान ही नहीं रखा। इसका उल्टा होता है हैस्टी जनरलाइजेशन। इसको कहते हैं कन्वर्स एक्सीडेंट या उल्टा एक्सीडेंट या हैस्टी जनरलाइजेशन। इसमें ना आप कुछ एक्सेप्शन को लेकर के 4-5 एक्सेप्शन ले लिया और आपने उसको जनरलाइज कर दिया। मतलब आपने कहा कि देखो राम जो है पिछले 8 साल में अमीर हो गया, श्याम जो है पिछले 8 साल में अमीर हो गया, और देखो मैंने 3 और स्टूडेंट को देखा वो भी अच्छे जॉब पा गए। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में सभी लोग अब जॉब पा रहे हैं और कोई गरीब नहीं है। आपने जनरलाइज कर दिया। तो इस टाइप का इसको जो है हैस्टी जनरलाइजेशन
कहते हैं। तो 4 टाइप का जो है फैलेसी, जो लॉजिकल फैलेसी है, इनफॉर्मल फैलेसी है, आपको याद हो गया। ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, ये छुड़ा घोपने वाला आप कभी भूल नहीं सकते हैं, और ये सब को भी आप नहीं भूल सकते, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए नवंबर 2021 के सिफ्ट 2 को देखते हैं। आपने क्या देखा, 4 या 5 क्वेश्चन आपको इससे थे। इसी तरह सिफ्ट 2 में भी 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए अब सिफ्ट 2 नवंबर 2021 के 5 क्वेश्चन जो इसमें आए हैं उसको देखते हैं, और उससे क्या लेसन ले सकते हैं तेजी से समझने के। अब थोड़ा तेजी से बढ़ सकते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर उसमें था, सागारिका ए नेम है, इज नेवर सीन रिसाइडिंग एनी रीडिंग एनी मैथमेटिक्स बुक ड्यूरिंग द डे टाइम। वो दिन में कोई मैथमेटिक्स किताब पढ़ते हुए नहीं दिखाई दी, येट सी स्कोर्ड 98% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो इससे क्या निकलता है, वो उसको कभी किसी ने दिन में मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं देखा, लेकिन इतना हाई मार्क्स लाया, तो रात में पढ़ती होगी, देयरफॉर शी मस्ट बी स्टडिंग ड्यूरिंग द नाइट। तो ये टिपिकल जो है, ये इंप्लीकेशन से हम निकालते हैं, जिसको अर्थापति बोलते हैं। आपको मैंने अभी बताया, परसेप्शन मतलब हुआ प्रत्यक्ष, जो सेंस ऑर्गन से होता है, पूरा इंपेरिसिज्म। एनालॉगी तो यहां पे है नहीं। इन्फरेंस जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट से निकालते हैं, उसको सैलोगिज्म बोलते हैं। मेजर प्रेमिसेस, माइनर प्रेमिसेस, कंक्लूजन आपने देखा। इन्फरेंस ये है अर्थापति, मतलब यदि वो दिन में नहीं पढ़ती दिखी और फिर भी इतना हाई मार्क्स लाई है, तो इट इंप्लीकेट्स, ये इंडिकेट करता है। इंप्लीकेशन जिसको पॉस्टुलेट कर सकते हैं, उसे हम पॉस्टुलेट बना सकते हैं। पॉस्टुलेशन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे, साक्ष्य के आधार पे, अनुमान भी कह सकते हैं, लेकिन अनुमान तो फिर इन्फ्रेंस हो जाता है हिंदी में, लेकिन इंप्लीकेशन कह लीजिए इंग्लिश में। दोनों अब बहुत अच्छा वर्ड नहीं है इसका, अनुमान, इंप्लीकेशंस एंड ऑल। मतलब इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस आप कह सकते हैं, कोर्ट में होती है साक्ष्य के आधार पे, तो वो अर्थापति है। अब यहाँ पे एक बार फिर से परसेप्शन, अर्थापति, इन्फ्रेंस वही है, मेजर प्रेमिसेज, माइनर प्रेमिसेज और कंक्लूजन, जो सैलोगिज्म करते हैं, जो तर्क बोलते हैं, जो डिडक्टिव लॉजिक जैसी जो होती है। और उपमाना, जो मैं सिमिलरिटी, जो मैंने आपको बताया चूहा और गिलहरी का जो एग्जांपल दिया, मतलब जब कंपेयर करके जो है आप जब करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग उपमाना यूज करते हैं, एनालॉगी भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन थॉट सिस्टम होल्ड्स दैट यूनिवर्सल रिलेशन इन केस ऑफ इन्फरेंस, अनुमाना, cannot be determined because there is always room for doubt about the unobserved cases। देखिए ये इतना लंबा चौड़ा यही कहता है कि कौन सा इंडियन फिलॉसफी का स्कूल जो है वो इन्फरेंस को नहीं मानता एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। आपको मैंने बताया कि ये एक ही है जो इन्फ्रेंस को नहीं मानता, और वो है चार्वाक। ये आपको मैंने बताया जब मैं पढ़ा रहा था। चार्वाक जो है, जो मेटेरियलिज्म है, जो सब कुछ मैटर है, हॉब्स का याद कीजिए, वो थॉट जो है, तो उसमें कुछ भी कॉन्सियसनेस, माइंड, आत्मा, परमात्मा, पारलौकिक, ट्रांसडेंशल कुछ भी नहीं है। तो वो प्रत्यक्ष छोड़ करके, जो सेंस ऑर्गन से हम नॉलेज लेते हैं, उसको छोड़ के कोई भी और सोर्स को नहीं मानता चार्वाक, जिसको लोकायता भी कहते हैं। आप ये बात याद कर लीजिएगा, चार्वाक को लोकायता भी कहते हैं, इसको याद कर लीजिए। तो चार्वाक यहां मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए, केवल सेंस ऑर्गन को मानता है। मेटेरियलिज्म, यहाँ पे जो मीमांसा है, मीमांसा फिर से पढ़ लीजिए, 2 पार्ट में है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वैदांतिक है। न्यायिका जो है वो इंडियन प्योर लॉजिक है, जिसको कि तर्क शास्त्र आप कह सकते हैं, सब कुछ लॉजिक पे बेस्ड। तो न्यायिका है जो कि आपको मैंने बताया कि वैशिष्टिका से एक तरह से मर्ज हो गई, तो न्यायिका वैशिष्टिका भी बोलते हैं उसको। और बुद्धिस्ट जो है वन ऑफ द हेट्रोडॉक्स, जिसको कि नास्तिक स्कूल कह सकते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड लोकायता, ये तीनों जो है नास्तिक स्कूल या हेट्रोडॉक्स स्कूल कहते हैं। सबको पढ़ लीजिएगा, न्याय स्कूल के बारे में भी जो मैंने लिखा है, सब वही रिपीटेशन है, थोड़ा बहुत और नॉलेज है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द स्टेटमेंट ए सेंस ऑर्गन दैट परसीव्स ए प्रॉपर्टी ऑल्सो परसीव द प्रॉपर्टीनेस। मतलब किसी का गुण, यदि हम लकड़ी छूने में कैसा लगता है, यदि हम उसके प्रॉपर्टी को हम सेंस से पहचान सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टीनेस को भी हम जो है पहचान सकते हैं कि लकड़ी होने का गुण क्या है, एज वेल एज द एब्सेंस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और लकड़ी नहीं होने का क्या गुण है वो भी पहचान सकते हैं। ये किस स्कूल से है? अब देखिए यहां पे यदि आप कंफ्यूज भी करेंगे ना, तो आपको ब्लाइंडली न्याय मारना है। क्यों?
क्योंकि जितनी भी सोर्स ऑफ नॉलेज जो पांचों आपने देखा, प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, इम्प्लीकेशंस हो, शब्दा हो, सब जो है न्याय पे ज्यादा जाता है, और न्याय ही जो है वो बहुत ज्यादा लॉजिक पे बेस्ड है। तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि न्याय, यदि आपको कंफ्यूजन हो किस में, तो क्योंकि आपको पता है कि मेन स्टे इंडियन लॉजिक का न्याय है, तो आप न्याय की तरफ जाइए। न्याय के बारे में कुछ और बातें लिखी यहां पढ़ लीजिएगा, वेदांता के बारे में कुछ और बातें लिखी है, जो उत्तर मीमांसा है उसको भी पढ़ लीजिए। बुद्धिज्म तो आपको मैंने बताया, और चार्वाक या लोकायुता पिछले स्लाइड में बताया था। अब यहां एक बार फिर से फैलेसी पे आइए, ये भी इनफॉर्मल फैलेसी। आपको मैंने बताया फैलेसी मतलब है रीजन में फॉल्ट होना, मतलब आर्गुमेंट जो है वो फॉल्टी होना। दो तरीके से फॉल्टी हो सकता है, या तो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ही फॉल्टी है, जो आपने देखा कि जैसे सम मैन आर ग्रीन और डेविड इज ए मैन इसलिए डेविड ग्रीन है, ये स्ट्रक्चर का फॉल्ट है। और एक कंटेंट का फॉल्ट होता है कि डेविड ग्रीन है, इसका क्या मतलब है, वो भी एक फॉल्टी है। तो वो जो कंटेंट या मीनिंग में जो फॉल्ट होती है, उसको जो है इनफॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, उस लॉजिकल जो फॉल्ट होती है। तो वो फॉलेसी या फॉल्ट को जो है इनफॉर्मल को भी कई प्रकार से बांटा गया, बहुत प्रकार। एक बार हमने देखा अभी रेड हेरिंग से लेकर के मैंने देखा। और यहां पे देखिए क्या है, अपील जो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी को, उस पर भी फॉलेसी होती है। जैसे अपील टू फोर्स, मतलब बंदूक दिखा के अपनी आर्गुमेंट को मनाना। अपील टू पीटी, आंसू बहा के मनाना, भाई मेरी बात मान लो नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। तो अपील टू पीटी, अपील टू फोर्स। अपील टू पीटी बच्चे लोग यूज करते हैं, आपने मैं पिज्जा खाऊंगा खाऊंगा, पिज्जा खाना अच्छा है, और नहीं माने तो वो रोने लगते हैं, तो अपील टू पीटी। तो आप मान लेते हैं, भले उसके आर्गुमेंट को मान लेते हैं, पिज्जा खाना अच्छा है। अपील टू इग्नोरेंस बड़ा मजेदार है, वो यहां पे है। अपील टू इग्नोरेंस है कि यदि आपको किसी चीज के बारे में यह अनुभव नहीं है कि इसको कोई गलत प्रूफ किया है, तो आप उसको सही मान ले। जैसे यहां देखिए, नोबडी हैज इवन प्रूव दैट इमोरल बिहेवियर बाय इलेक्टेड ऑफिशियल इरोड्स पब्लिक मोरलिटी। मतलब यदि नेता लोग जो है इमोरल बिहेवियर करे तो उससे पब्लिक मोरलिटी जो है वो कम होती है, ये कोई प्रूफ नहीं किया है। इसीलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि नेताओं का ऐसा बिहेवियर जो है पब्लिक मोरलिटी को इरोड नहीं करता है। तो ये है अपील टू इग्नोरेंस। चूंकि किसी ने इस पर रिसर्च करके इसको प्रूफ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रूफ हो गया कि ऐसा नहीं होता है। समझ रहे? मान लीजिए कि ये हो कि शराब, किसी ने ये प्रूफ नहीं किया है कि एक्सेस शराब पीने से लीवर खराब होता है सपोज, तो इसलिए एक्सेस शराब पीना चाहिए क्योंकि उससे लीवर खराब नहीं होता है। ये अपील टू इग्नोरेंस है, किसी ने नहीं प्रूफ किया है, हम इग्नोरेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जाता आर्गुमेंट में कि वो जो है वो सही में उसको इग्नोर कर दिया जाए, मतलब शराब पीने से लीवर खराब नहीं होता है इसको मान लिया जाए। हो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, हमने अभी तक प्रूफ नहीं किया है, दैट्स ऑल। इसलिए ये कंक्लूजन फॉल्टी कंक्लूजन है जो यहां पे है। तो अपील टू इग्नोरेंस सही होगा। अपील टू पीपुल क्या है? अपील टू पीपुल नेता लोग हमेशा देते हैं, चूंकि हम इलेक्शन में जीत गए हैं, इसका मतलब है जनता ने मान लिया हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये अपील टू पीपुल है। पीपुल ने, जो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने कह दिया वही सही है, वो सही नहीं भी हो सकता है। वो बिल्कुल सारे दुनिया में लोग कहते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। एक आदमी गैलीलियो ने बोला, उसको लोग मारने मारने पे उतारू हो गए, लेकिन वो तो नॉलेज तो वही था ना। ऐसा तो नहीं कि पीपुल ने कहा है कि अर्थ फ्लैट है इसलिए अर्थ फ्लैट है। तो अपील टू पीपुल भी जो है सही नहीं हो सकता। सॉरी, ये तो मतलब मैं बता रहा हूं, इसका आंसर तो अपील टू इग्नोरेंस जो यहां पे है। आसान है, एक बार यदि आपको जो मैंने बताया, यदि आप इसको पढ़ लेंगे, इसको बिना पढ़े हुए मत जाइएगा, तो आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पे दो स्टेटमेंट अगेन है। ऑल फिजिशियन हुज लाइसेंस हैव बीन रिवोक्ड, गौर से देखिए, ऑल फिजिशियन हुज लाइसेंस हैव बीन रिवोक्ड, मतलब लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया, रिवोक मतलब आर फिजिशियन इन एलिजिबल टू प्रैक्टिस। जो भी डॉक्टर का लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया वो अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। ऑल फिजिशियन एलिजिबल टू प्रैक्टिस, अब इसका जस्ट उल्टा है, कन्वर्स है ये, कन्वर्स। ऑल फिजिशियन एलिजिबल टू प्रैक्टिस आर फिजिशियंस हुज लाइसेंस आर इंटेल, मतलब इंटैक्ट बना हुआ है। सही है, जिसका भी जो प्रैक्टिस करे इसका मतलब उनका जो लाइसेंस है वो वैलिड है। अब ये कहता है कि इसमें से कौन सा सही है। अब ये आपको ये जानने की को आपको जो पड़ेगा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कन्वर्स क्या होता है, यदि और ऑब्वर्स क्या होता है। अभी हम लोग कंट्रा पॉजिटिव चलिए देखते हैं और कन्वर्स देखते हैं। देखिए, प्रपोजिशन है इफ पी देन क्यू, पी कोई भी कंडीशन हो सकता है। यहां पे है इफ फिजिशियंस हुज लाइसेंस हैव बीन रिवोक्ड,
तो Q है, देन फिजिशियंस आर इनएलिजिबल टू प्रैक्टिस, तो Q ऐसा है। कन्वर्स जो होता है ये होता है उलट दिया गया, इफ Q देन P, यहां देखिए जस्ट उल्टा कर दिया गया, ऑल फिजिशियंस एलिजिबल टू प्रैक्टिस आर फिजिशियन हुज लाइसेंस आर इंटैक्ट, इफ Q देन P, ये कन्वर्स हो गया। इनवर्स जो है इन दोनों में निगेटिव कर दिया जाता है, इफ नॉट P, प्रोपोजिशन था इफ P देन Q, इफ नॉट P देन नॉट Q, सीधा उलट मतलब कि नॉट कर दिया गया। यहां पे ऑल फिजिशियन हुज लाइसेंस आर नॉट रिवोक्ड आर फिजिशियंस हु आर नॉट एलिजिबल टू प्रैक्टिस, नॉट इनएलिजिबल टू प्रैक्टिस मतलब एलिजिबल टू प्रैक्टिस, तो ये हो गया इनवर्स। और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, इफ नॉट Q देन नॉट P, पहले उलट दो, पहले कन्वर्स कर दो और फिर नॉट लगा दो। तो यहां पे क्या किया है, वही काम किया है, पहले हमने उलट दिया, इसको पहले उलट दिया, फिजिशियंस इनएलिजिबल टू प्रैक्टिस, उसको उलट के हमने कर दिया ऑल फिजिशियन एलिजिबल टू प्रैक्टिस, यहां उसका लाइसेंस रिवोक्ड, यहां लाइसेंस वैलिड, तो हमने इफ नॉट Q देन नॉट P कर दिया, मतलब हमने उलट दिया और उसको इन्वर्स कर दिया। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, जो ये कह रहा है वही ये कह रहा है, तो इसका सही है स्टेटमेंट बी इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट ए एंड दीज टू इट्स स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ऑफ कोर्स आपको ये पहली बार ये सब सुनने में बड़ा भारी लगता होगा, लेकिन अब यदि दूसरे बार कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स इन सब का आएगा तो आप, मेरा दावा है कि आप इसको जो है बना लोगे, इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, इसलिए इतना देर तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब अक्टूबर 2020 के 5 क्वेश्चन को बहुत तेजी से देखते हैं क्योंकि ये वीडियो अब हो रहा है लंबा। अब देखिए ये बहुत आसान है क्योंकि ये वैलिड मींस ऑफ नॉलेज है, 5 में से 4, यहां पे कौन सा हटा दिया गया है, यहां पे इंप्लीकेशन को जो है वो अर्थापिता जो है, अर्थापिता उसको हटा दिया गया, इंप्लीकेशन को हटा दिया गया जो सर्कमस्टांसेस साक्ष्य से। तो परसेप्शन क्या होता है, प्रत्यक्ष नॉलेज है, तो यहां देखिए परसेप्शन है कॉग्निशन विच सपोजेस सम अदर को, अच्छा चलिए यहां पे देखिए, नॉन एरेनस कॉग्निशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन विद द ऑब्जेक्ट, यही तो है जो हम अपने सेंस ऑर्गन से हम सीधा परसीव करते हैं, प्रत्यक्ष, वो परसेप्शन है। तो ए का 4 और आपका लीजिए ये हो गया क्रैक, कितना आसान है। अब तो मतलब कि B1 C2 को मैच कर लीजिए, बी का 1, इन्फरेंस क्या है, कॉग्निशन विच प्री सपोजेस सम अदर कॉग्निशन, इन्फरेंस मतलब नोन नॉलेज से अननोन को प्राप्त करना, वही तो है सैलोगिज्म, जो माइनर, मेजर, माइनर प्रेमिसेस और जो डिडक्शन है उससे लॉजिक। कंपैरिजन क्या है, ये C का 2 है, तो C का 2, नॉलेज ऑफ द रिलेशन बिटवीन ए वर्ड एंड इट्स डिनोटेशन, मतलब एनोलॉगी, एक वर्ड वो क्या डिनोट करता है उससे, एक तरह का एनोलॉगी या कंपैरिजन से, ये है। एंड वर्बल टेस्टिमनी क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ए ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, जो भी किसी ज्ञानवान आदमी ने कहा या भगवान ने कहा, जैसे वेद, वो वर्बल शब्द, तो इसको आसानी से आप क्रैक कर सकते हो और कभी भूल भी नहीं सकते हैं आप। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, द इनहेरेंट कॉज, इसका हिंदी देख लीजिए, समावयी ऑफ इंडियन फिलोसफी कॉरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द कॉजेज गिवन बाय अरिस्टोटल। आपको पता है मैंने अपनी ही वीडियोस दिया, 4 कॉज उन्होंने दिया था, फॉर्मल क्लॉज अरिस्टोटल ने दिया था, मतलब इसेंस विच मेक्स व्हाट इट इज, फूल होने का जो इसेंस है उसका फॉर्मल कॉज है फूल का। मटेरियल कॉज किस चीज से बना है, जिस पदार्थ से, जिस ऑर्गेनिक चीज से बना है वो, मैटर फ्रॉम विच इट इज मेड, मटेरियल कॉज। इफिशिएंट कॉज, क्या चीज हुआ तो वो आया, जैसे कि फूल कैसे बना, मतलब सीड से जो है वो वृक्ष बना, वृक्ष से जो है वो उसमें फूल, पहले जो है फ्लावर, और कैसे वो खिलता है, इससे जो है कली से कैसे खिलता है। तो व्हाट कॉज्ड इट टू बी, मान लीजिए एक कारपेंटर ने एक टेबल बनाया, तो कारपेंटर बिकेम द कॉज ऑफ दैट टेबल। तो इफिशिएंट कॉज एंड फॉर्मल कॉज, कोई भी वस्तु जो है, कोई सब्सटेंस, वो उसका पर्पस क्या है, इसेंशियली क्यों वो है, उसका रीजन डे एट्रे क्या है, उसके होने का पर्पस क्या है, उसका फाइनल कॉज है। आदमी क्यों आए हो पृथ्वी पे, तुम्हारे होने का मायने क्या है, वो फाइनल कॉज है। इन सब में आप देखेंगे जो मटेरियल कॉज है वो इनहेरेंट कॉज है हमारे इंडियन लॉजिक में। इनहेरेंट कॉज वो है जो कि उस मटेरियल का इनहेरेंटली, जैसे लकड़ी का इनहेरेंट कॉज मटेरियल कॉज है, लकड़ी होना, बाकी चीजें उसका गुण हो सकता है कि वो अच्छा है, बुरा है, कड़ा है लकड़ी, अच्छा लकड़ी है, वो लकड़ी सड़ा हुआ है, सीजनड है, नहीं है, लेकिन लकड़ी का जो इनहेरेंट गुण है वो उसका मटेरियल कॉज है, किस मटेरियल से बनाया हुआ उसका इनहेरेंट कॉज है। सो मटेरियल कॉज याद कर सकते हैं,
न्याय फिलॉसफी में ये सब आता है, वो आप उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए। अब यहां पे देखिए, ये सबसे अच्छा है, इस पे हम लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे। ये इंडियन लॉजिक में जो सैलोगिज्म है, सैलोगिज्म मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट जिसमें दो स्टेटमेंट प्रपोजिशन होता है, मेजर प्रेमिसेस कहते हैं, माइनर प्रेमिसेस, उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब गिवन है, प्रेमिसेस को हम ट्रू मान लेते हैं, गिवन नॉलेज है, उससे हम जो है एक नया नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसको इन्फरेंस कहते हैं। इन्फरेंस से जब हम अनुमान, उससे जब हम नॉलेज निकालते हैं, तो ये एक तरह का डिडक्टिव लॉजिक कह लीजिए। दो प्रेमिसेज और तीसरा लॉजिक। जैसे कि आपने देखा ना, सम मैन आर ग्रीन, डेविड इज मैन, इसलिए डेविड इज ग्रीन, या वो तो फॉल्ट था, लेकिन ऑल मैन आर ग्रीन, जैसे मान लीजिए कहें कि ऑल मैन आर ग्रीन, तो ये जो है ग्रीन है, इसके अंदर में मैन है, तो डेविड जो है एक मैन है, इसलिए डेविड इज ग्रीन। इस तरह का चीज को सैलोगिज्म कहते हैं। जो वेस्टर्न लॉजिक है, जो एरिस्टोटल ने दिया है, उसमें 3 ही टर्म होता है। आपको हमने बताया था, एक मेजर टर्म है, फिर माइनर, सॉरी मेजर ऐसे लिखिए, माइनर टर्म है, और एक जो है कंक्लूजन है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। मेजर टर्म का जो प्रेडिकेट होता है, ये अब याद कर लीजिए, उसको हम लोग साध्य बोलते हैं। जो माइनर टर्म का जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग पेक्षा बोलते हैं, पक्षा। और दोनों में एक मिडिल टर्म होता है। जो मिडिल टर्म माइनर टर्म में होता है, वो पक्षा धर्मिता कहलाता है। ये सब हम लोगों ने देखा था। और वही जो मिडिल टर्म होता है, इसको लिंगा भी कहते हैं, मार्ग कहते हैं, या हेतु कहते हैं, वही जो है प्रूफ करता है। हम लोगों ने देखा कि स्मोक जो है, जैसे कि स्मोक फायर, ये जो है मान लीजिए जहां स्मोक है वहां फायर है, ये मेजर टर्म है। हिल पे फायर है, सॉरी हिल पे स्मोक है, इसीलिए जो है हिल पे फायर है। तो ये जो कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें स्मोक जो है वो मिडिल टर्म या लिंगा है, उसी से हम जो है उसको प्रूफ करते हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। अब यहां पे ये है कि देखिए 5 लाइन है, 3 नहीं है। तो हमारे इंडियन लॉजिक में जो सैलोगिज्म होती है, न्याय में बेसिकली ये है, तर्कशास्त्र में, उसमें 5 प्रेमिसेज होते हैं। पहला जो है उसका नाम जो है प्रतिजना होता है, प्रपोजिशन। जैसे हिल इज फियरी, मतलब हिल फायर से भरा हुआ है। हेतु, सेकंड जो टर्म है वो हेतु होता है। द ग्राउंड और रीजन, क्या रीजन है उसका, बिकॉज ऑफ स्मोक, वहां स्मोक है इसीलिए वहां फायर है। फिर दृष्टांत होता है, मतलब हम इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल देते हैं। यहां हम कहते हैं कि वेर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, सच एज इन द किचन। मतलब हम एक व्यापक चीज, जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमको नॉलेज पहले से है कि जहां भी धुआं होता है वहां आग होता है, और फिर उसका हम दृष्टांत भी देते हैं कि देखो किचन में ऐसा ही देखा था कि वहां धुआं है तो आग है। ये दृष्टांत, तीसरा लाइन जो है ये दृष्टांत हो गया। चौथा लाइन जो है उपनया है या एप्लीकेशन है। अब ये नॉलेज जो हमको है कि जहां स्मोक होता है वहां फायर होता है, उसका हम इस केस में एप्लीकेशन कर रहे हैं। द स्मोक विच डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट फायर इज इन द हिल। अब हम कहते हैं कि स्मोक जो कि बिना फायर के होता ही नहीं है, वो हिल पे देखा गया है, वो हिल पे देखा गया है। इसलिए लास्ट में हम निगमना, कंक्लूजन निकालते हैं, देयर फॉर द हिल इज फियरी। इसलिए इसका मतलब है कि हिल पे फायर है, हमने इसको प्रूफ कर दिया इसको। तो आप देखेंगे तो प्रतिजना और निगमना एक ही स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहां पे ये अनप्रूव्ड है और यहां प्रूव्ड हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें, इस सैलोगिज्म में कौन सा उपनया है, उपनया जो है कौन है। तो एप्लीकेशन कौन है, दिस हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर। तो यही है, ये जो है उपनया है। तो डी जो है उपनया है। ये क्या है, ये प्रतिजना है। ये क्या है, बिकॉज इट हैज स्मोक, हेतु है। वॉट एवर वेन एवर देर आर स्मोक देर इज फायर, ये दृष्टांत है। और ये जो है निगमना है। तो आप पांचों को याद कर लीजिए, तो आपको एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं ये आ ही जाएगा। 5 पार्ट ऑफ सैलोगिज्म इन इंडियन लॉजिक, 5 प्रपोजिशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अवयवस या अवयव्स कह लीजिए, अवयव्स, अवयव, 5 अवयव, 5 एलिमेंट, 5 प्रपोजिशन। प्रतिजना, हेतु, दृष्टांत, उपयाना, निगमना। इसको ऐसे याद कर लीजिए। सैलोगिज्म आप समझ ही गए, प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, इसको सैलोगिज्म कहते हैं। और ये सब क्या है, ये सब इन्फेरेंस है, याद रखिए, इन्फेरेंस, अनुमान, हम लोगों ने देखा। 1 ऑफ द 5 नॉलेज। बाकी 4 क्या है, पहला परसेप्शन हो गया, प्रत्यक्ष। फिर कंपैरिजन हो गया, मतलब उपमाना, हम लोग कंपेयर करते हैं। एंड देन इम्प्लीकेशन हो गया। इम्प्लीकेशन आपको याद है उसका हिंदी क्या है, प्रथापिता, प्रथापिता।
और फाइनली जो है शब्द है। तो 5 जो है ये सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस ऑफ नॉलेज पढ़ रहे हैं। नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं? अब देखिए, ये सारी जो आप चीजें देख रहे हैं उसमें कहीं ये आ रहा है कि आप पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज कैसे लेते हैं या हिस्ट्री का? नो, या साइंस का? कुछ नहीं। फिजिक्स में भी इसी तरीके से आप नॉलेज लेते हैं, प्रत्यक्ष से, कंपैरिजन करके, शब्दा से। अब न्यूटन ने कहा तो आप क्या करते हैं? शब्द है, आप मान लेते हैं कि न्यूटन ने कहा, वो सच है, और उसी बेसिस पे आप पूरा फिजिक्स का लॉ को समझते हैं। कुछ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या है? वो आपके सेंस ऑर्गन से करते हैं तो वो परसेप्शन है। तो इस तरह से देखिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे एपिस्टेमोलॉजी यहां होती है और सब्जेक्ट उसके नीचे होता है, इसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एपिस्टेमोलॉजी जो भी लंबा सा, अब हम क्यों इस एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी के बीच में डिफरेंस आपको बता रहे हैं? कई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से लाइफ में क्या मिलेगा? मेरा यह कहना है कि डियर स्टूडेंट, एपिस्टेमोलॉजी सेम है, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, चाहे फिजिकल साइंस पढ़ो, चाहे नेचुरल साइंस पढ़ो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे टेक्नोलॉजी पढ़ो। यदि आपने नॉलेज को प्राप्त करने का आपने विधा जान लिया तो आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, और नॉलेजेबल आदमी को जॉब की कमी नहीं होती जीवन में, उसे कभी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने ओंटोलॉजी किस चीज में पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, चाहे हिस्ट्री में पढ़ा है, चाहे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। ये सब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी चर्चा कर रहे हैं, साइंस ऑफ नॉलेज। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो? अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड प्रेक्षाधर्मिता। कितनी बार मैं बता चुका हूं कि इसको प्रेक्षाधर्मिता कहते हैं। और जो मिडिल टर्म का जो रिलेशन मेजर टर्म से होता है, देखिए यहां मिडिल टर्म क्या है? स्मोक है। स्मोक का रिलेशन जो फायर से है उसको हम लिंगा परामर्शा बोलते हैं। लिंगा यहां लिखा है, परामर्शा, लिंगा परमहर्षा कहते हैं। और जो स्मोक का जो माइनर टर्म के साथ में जो नाता हो या माइनर प्रेमिसेज में जो है उसको हम लोग पक्षाधर्मिता कहते हैं। क्यों कहते हैं पक्षाधर्मिता? क्योंकि पक्षा है हिल, और स्मोक उसका गुण बता रहा है। ये हिल जो है स्मोक से भरा हुआ है, इसीलिए हिल फायरी है। तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं पक्षाधर्मिता, पक्ष का धर्म। और यदि वो मेजर टर्म के साथ जो उसका रिलेशन होता है उसको लिंगा परामर्शा कहते हैं। यहां पे व्याप्ति एक बार फिर से समझ लीजिए। व्याप्ति स्मोक और फायर का नाता बताता है, मतलब जो मिडिल टर्म और जो मेजर टर्म है उसका एक रिलेशन बताता है जो यूनिवर्सली ट्रू होता है। वो ट्रूथ क्या है? कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जहां जहां आग है वहां वहां, या इनवर्स कर ली, सॉरी इनवर्स, इसका इनवर्स ट्रू नहीं है कि जहां जहां आग होगा वहां वहां धुआं होगा, जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि एकदम बहुत सारे आग ऐसे होते हैं इसमें कोई धुआं नहीं होता है, लाल दहकता हुआ रॉड आयरन का कोई धुआं नहीं होता है। तो लेकिन ये सही है कि जहां जहां स्मोक होगा वहां वहां आग होगा। तो ये व्याप्ति कहते हैं, मतलब ऐसा रिलेशन जो इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको पढ़ लीजिए इन सबको, ये सबको फिर से एक बार याद कर लीजिए। मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, साध्य, पक्ष, लिंगा, हेतु, हेतिक, ये सब याद कर लीजिए। मार्कर, मतलब इसको लिंगा को मार्कर भी कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो का। अब अगेन वही इंप्लीकेशन है कि जिंदा जो देवदत्त है वो या तो अपने घर में होगा या कहीं और होगा। यदि वो जिंदा है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, अपने घर में है या घर से बाहर है। जो जिंदा देवदत्त को उसके हाउस में हमने नहीं देखा, इसका मतलब है कि जिंदा देवदत्त जो है वो कहीं और है। ये एकदम प्रॉपर इंप्लीकेशन है वही कि एक लड़की जो है वो दिन में मैथमेटिक्स पढ़ती नहीं देखी गई, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर ला रही है, इसका मतलब रात में पढ़ती होगी। तो यदि देवदत्त जो कि जिंदा है या तो अपने घर में होगा या बाहर होगा, घर में नहीं है तो बाहर है। तो ये जो है अगेन ये क्या है? इंप्लीकेशन है, अर्थापत्ति जो है। ये परसेप्शन नहीं है, इन्फरेंस नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, शब्द नहीं है। फिर से एक बार मैंने लिख दिया, फिर से पढ़ लीजिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन इतनी देर में ही रिपीटेड होने लगे। 15 क्वेश्चन में ही आप देख रहे हैं कि घूम फिर करके क्या आ रहा है कि ये जो 5 जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, प्रत्यक्ष है, उपमाना है मतलब कंपैरिजन, अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन, शब्दा, इन्फरेंस, यही इसके ही मायने से घूम फिर के आ रहा है। फॉलेसी से 3-3 क्वेश्चन है, आपने 4-5 तरह का फॉलेसी या पढ़ लिया तो आपको वही घूम फिर करके आएगा। और न्याय है, और सांख्य है, मीमांसा है,
जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, चारवाक हैं, उसके थोड़े बहुत गुण जो हैं बहुत कम, न्याय पर ही बेसी आता है, सेलोगिज्म पे आता है जो 5 पार्ट है, ये सब एक बार यदि आप देख जाएंगे, इस वीडियो को ही केवल यदि आप 5 बार देख जाइए, आंख बंद करके देख जाइए, तो आप 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अभी 3-4 वीडियो में और लेकर के आऊंगा, आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे बिना किसी किताब पढ़े हुए। यही मेरा दावा है कि आफ्टर वॉचिंग 3-4 पार्ट ऑफ दिस सीरीज आप बिल्कुल इसके 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हजारों हजार जो है व्यूज उन वीडियोस को हैं पेपर 1 पे। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत डिफिकल्ट है उससे समझना। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझाने में सफल होगा। यदि सफल हुआ है तो आप मुझे लिखिए, कमेंट कीजिए, इस तरीके से मुझे क्वेश्चन पूछिए। और यदि आपने अभी तक आपने यूजीसी नेट की एग्जाम गाइड नहीं लिया है तो वो जरूर ले लीजिए, यहाँ पे अवेलेबल है बेस्ट रिसोर्स यूजीसी नेट के लिए। और बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के लिए, जिसमें हम लोग 2019, 18 और 17 के करीब 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाय फॉर नाउ एंड होप कि ये वीडियो बहुत रात में आएगी, तो जो लोग जगे रहेंगे उसको देखेंगे, अदरवाइज टुमारो यू विल सी। बाय।